विशाल ने जवाब दिया, यह सुरा राजा अर्जुन है। सभी स्तब्ध रह गए। जगतपाल की आंखें बड़ी हो गईं जब उसने बच्चे की ओर देखा। सुरा राजा बच्चा कैसे बन गया? दक्ष ने पूछा। क्या तुमने उसे इतना टाइम रिवर्स करवाया कि वह बच्चा बन गया? दक्ष जानता था कि अर्जुन की मुख्य तकनीक की एक गंभीर कमजोरी क्या थी। लगभग ऐसा ही है, विशाल ने कहा। अब मैं इससे क्या करूं? इसे यमलोह कबीले के मुखिया को सौंप दो। इसे पालना तो असंभव था। कौन जानता था कि कभी सुरा राजा रह चुका सुरा बच्चा मानव और अन्य प्रजातियों के बीच क्या कर सकता था। मगर बच्चे को मारना भी घृणास्पद था, इसलिए सबसे बेहतर विकल्प था इसे यमलोह कबीले के मुखिया को दे देना ताकि उसका अध्ययन किया जा सके। आखिरी वापसी सन सौम्या की थी। वह लौट कर आई तो दक्ष मुस्कुराए। कैसा रहा? सबसे कठिन दुश्मन था शेखर, जिसकी विशाल सेना इतनी बड़ी चुनौती थी कि दक्ष भी पूरी तरह सुनिश्चित नहीं था कि वह उसे अकेले कैसे निपटा पाएगा। उसने सन सौम्या को इसलिए भेजा था क्योंकि उसकी तकनीकें उस दुश्मन के खिलाफ अनुकूल थीं और वह उसकी ताकत में विश्वास करता था। अब जब वह विजयी लौट रही थी, दक्ष को पता था कि उसका विश्वास सही था। सन सौम्या ने सहमति में सिर हिलाया। अचानक वह थकावट से लड़खड़ा गई और दक्ष उसके सहारे आगे बढ़े। क्या तुम ठीक हो? सन सौम्या ने जीभ निकाली। बस थोड़ी थकान है, थोड़ी देर आराम करूंगी, ठीक हो जाऊंगी। मानव सहायता दल का सदमा अभी तक कम नहीं हुआ था। वे क्यों आए थे? उन्होंने इतनी सारी सेनाएं जुटाई थीं ताकि दक्ष के अंतिम मुकाबले में मदद कर सकें, परंतु वे पाते हैं कि दक्ष ने अकेले ही लड़ाई जीत ली है। वे सोचते थे कि दक्ष ने अपनी सेनाओं को 6 अलग अलग दलों में बांटकर हर दल को एक सुरा राजा के खिलाफ भेजा, परंतु दक्ष ने उन्हें दिखा दिया कि वे ही मूर्ख थे। टीम जेनिथ के हर सदस्य के पास एक सुरा राजा को मारने की क्षमता थी। पहले शायद कोई विश्वास नहीं करता, पर अब उनके पास कोई विकल्प नहीं था। रेणुका नगर की लड़ाई की ताकत आसमान छू रही थी। कैसे हो सकता था कि टीम जेनिथ के सदस्य सुरा राजाओं से निपट सकें? और यदि वे कर सकते थे तो दक्ष की ताकत कितनी बढ़ गई होगी? दक्ष मुस्कुराए और अपनी टीम तथा पीछे खड़ी सभी सेनाओं की ओर मुड़े। हमने आप सभी के लिए एक भव्य भोज तैयार किया है। हंटर फोरम पर हलचल मची हुई थी। सुना है आज रेणुका नगर की सहायता दल आने वाले हैं। सहायता दल? कौन सी सहायता दल? मेरे शब्द याद रखना, रेणुका नगर बच नहीं पाएगा। 7 सुरा राज्यों का गठबंधन 7 सुरा राजा के नेतृत्व में, सिवाय सुरा साम्राज्य के कोई भी ऐसी ताकत का सामना नहीं कर पाएगा। तुम जानते हो मानवों के लिए दूसरी दुनिया में पैर जमाना कितना मुश्किल रहा है। वहां टिक पाना भी मुश्किल है, युद्ध का तो सवाल ही नहीं। हां, दक्ष 1-2 सुरा राजाओं को हरा सकता है, लेकिन 7 को एक साथ कैसे? जब तक विश्व संघ पूरी तरह से दक्ष का समर्थन नहीं करता, रेणुका नगर बचेगा नहीं। इतनी सारी मदद भेजना केवल मौत की ओर ले जाना है। इतनी असमान लड़ाई लड़ने का कोई मतलब नहीं। विश्व संघ के सर्वोच्च नेता अर्चित राय बिल्कुल सही थे। पूरी दुनिया संघ की ताकत को दूसरी दुनिया में बलिदान करने की जरूरत नहीं है, केवल दक्ष को बचाने के लिए। मैं रेणुका नगर के विनाश की खबर का इंतजार करूंगा। कोई भी शक्ति 7 सुरा राज्यों के आक्रमण में बच नहीं पाएगी, और तो और एक मूर्ख गवर्नर दक्ष के नेतृत्व वाले शहर को तो बिल्कुल नहीं। मैं यकीन नहीं कर सकता कि उसने अपनी सेनाओं को अलग अलग भेजा। क्या उसे सच में लगता है कि उसकी टीम इतनी ताकतवर है? अचानक किसी ने एक नया थ्रेड पोस्ट किया। ताजा खबर, दक्ष ने 7 साम्राज्य गठबंधन को हराया और टीम जेनिथ के सदस्यों ने हर सुरा राजा को मारा। क्या मजाक कर रहे हो? यह कैसे हो सकता है? मानव इतने मजबूत कब हो गए? हां, मैं मानता हूं दक्ष एक सुरा राजा से लड़ सकता है, पर उसकी टीम के सदस्य कभी नहीं। मानवों का दिमाग खराब है। कुछ ज्यादा विश्वसनीय बातें बनाओ। सपना देखो, रेणुका नगर गिरने वाला है और तुम कुछ नहीं कर सकते। जिस हंटर ने थ्रेड शुरू किया था उसने जवाब दिया। मैं भी उस सहायता दल में था जो रेणुका नगर गया था। जब हम पहुंचे, टीम जेनिथ के हंटर लौट चुके थे और शहर के द्वार पर सुरा राजा का खोपड़ी टंगी हुई थी। एक खोपड़ी? हां, तो कैसा था?
क्या रेणुका नगर तबाह हो चुका है? नहीं, रेणुका नगर बिल्कुल ठीक है। वे इस समय एक जश्न भोज आयोजित कर रहे हैं। मानवों के अलावा शहर में 4 अलग अलग एलियन जातियां भी मौजूद हैं और सभी आश्चर्यजनक रूप से अच्छे संबंध में हैं। एक निवासी के अनुसार यहां जीवन स्तर बहुत ऊंचा है। क्या आपको पता है कि हंटरों को खुद शिकार पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती? वे बस कुछ मेरीज को हायर कर लेते हैं। हम बात कर रहे हैं 7 साम्राज्यों के संयुक्त आक्रमण की, न कि रेणुका नगर की। मूल पोस्टर ने जवाब दिया, क्या मैंने पहले नहीं कहा? 7 सुरा राज्यों की सेनाएं पूरी तरह से पराजित हो चुकी हैं। मैं भी रेणुका नगर में तैनात एक हंटर हूं और मैंने खुद टीम जेनिथ के सदस्यों को लौटते देखा। सच कहूं तो यह सुनकर बहुत दुख हुआ। हम सब वहां मरने के लिए जुटे थे और जब हम पहुंचे वे पहले से ही भोज की तैयारी कर रहे थे। क्या तुम्हें पता है कि हम सब ने कितनी बुरी तरह महसूस किया कि इतनी दूर आने का कोई मतलब नहीं था? धीरे धीरे और हंटर फोरम पर आने लगे। ऊपर लिखी बातें किसी भी तरह संभव नहीं लग रही थीं। किसी ने अचानक कहा, 7 सुरा राज्यों की सेनाएं वाकई खत्म कर दी गई थीं। वे अपनी अनुमानित रास्तों पर कभी दिखाई नहीं दी। रुको, इसका क्या मतलब है? 7 साम्राज्यों की सेनाएं पूरी तरह से गायब हो गईं। सच में? क्या तुम्हें याद नहीं कि सुरा सेनाएं जब इकट्ठा होकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थीं तो कितनी हलचल थी? पर पिछले 2 दिनों से हमने कुछ नहीं सुना। अब जब तुमने कहा, यह सच नहीं हो सकता। जब अर्चित राय को यह खबर मिली कि रेणुका नगर ने सभी उम्मीदों को तोड़ दिया और बच गया, तो वह गुस्से से भड़क उठा। उसका चेहरा काला हो गया। अगर यह सच था तो न केवल दक्ष को मृत्युदंड से बचा लिया गया था, बल्कि उसका खोया हुआ सम्मान 3 गुना, 5 गुना, 10 गुना वापस मिल सकता था। अर्चित राय ने मेज पर जोर से हाथ मारा और अपनी अधीनस्थों से चिल्लाया, इस जानकारी की तुरंत जांच करो। मुझे समझना होगा कि असल में क्या हो रहा है। जांच आसान थी। 7 साम्राज्यों की सेनाओं ने अपनी मंजिल की ओर विनाश की राह बनाई थी, पर अचानक एक दिन वे सब एक साथ गायब हो गए। विश्व संघ के कुछ सदस्यों ने तो युद्ध क्षेत्र का खुद दौरा किया और वहां फैली तबाही और लाशों को देखा। नतीजा एक ही हो सकता था। 7 सुरा राज्यों की सेनाएं सचमुच दक्ष की टीम जेनिथ के हाथों हार गई थीं। मैं एक स्काउट था जिसे सुरा की हार की पुष्टि के लिए भेजा गया था। मैंने रेणुका नगर की ओर जाते हुए पूरी जगह सुरा के शवों से भरी हुई देखी। रेणुका नगर सच कह रहा था। 7 साम्राज्यों की सेनाएं वाकई टीम जेनिथ द्वारा मारी गई हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा। कैसे हो सकता है? टीम जेनिथ के हर सदस्य के पास सुरा राजा को अकेले मारने की क्षमता है। शेखर की सेना ने जिस घाटी में लड़ाई लड़ी थी वह सच में देखने लायक थी। पूरे घाटी में राख और खून के सिवा कोई जगह नहीं बची थी। मैं सोच भी नहीं सकता कि वहां क्या हुआ होगा। सभी स्तब्ध रह गए। अब तक किसी ने विश्वास नहीं किया था कि टीम जेनिथ के सदस्य 7 सुरा राजाओं से निपट सकते हैं और दक्ष को मूर्ख कहा गया था। अब वे समझ गए थे कि दक्ष अपनी टीम पर क्यों इतना भरोसा करता था। रेणुका नगर के साथ क्या हो रहा था? उसके अधीनस्थों में इतनी ताकत कहां से आई? वे जानते थे टीम जेनिथ के सदस्यों के बारे में वॉइड कप में, पर यह नहीं कि वे इतने शक्तिशाली हैं। वॉइड कप के समाप्त होने को भी 1 साल नहीं हुआ था और टीम जेनिथ के सदस्यों में ऐसी ताकत आ गई थी। अगर सोचो तो वॉइड कप में टीम जेनिथ का प्रदर्शन देखकर शायद यह अनिवार्य था कि वे इतने मजबूत बने कि सुरा राजाओं को अकेले हराने लगे। ज्यादातर लोगों ने अचानक दक्ष और टीम जेनिथ के प्रति अपनी राय बदल ली। अब कोई भी उसे मूर्ख या बेवकूफ कहने की हिम्मत नहीं करता था, न ही कहता था कि रेणुका नगर अंततः नष्ट हो जाएगा। जो हंटर उसके सबसे बड़े आलोचक थे वे गायब हो गए, जैसे वे कभी मौजूद ही नहीं थे, और पूरी दुनिया दक्ष की दूरदर्शिता और बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करने लगी। दक्ष कमाल का है। उसकी टीम ने अकेले ही 7 सुरा साम्राज्यों को हरा दिया। दक्ष मेरा आदर्श है। उसका काम निश्चित रूप से मानव इतिहास का एक नया अध्याय होगा। किसी भी अन्य शक्ति ने कभी 7 सुरा राज्यों के एक साथ हमले का सामना नहीं किया और जिंदा नहीं बचा। दक्ष एक सच्चा दंतकट्टा है।
7 सुरा राजाओं को हराने वाली इंसानों की असामान्य टीम, विश्वास नहीं हो रहा। अनगिनत हंटर दक्ष की उपलब्धियों की बातें करने लगे, भले ही वे कुछ समय पहले ही उसकी आलोचना कर रहे थे। मैं भी सुरा के खिलाफ रक्षा में भाग लेना चाहता था, पर जब मैं पहुंचा तो सुरा राजा सभी हार चुके थे। मिल्की वे के हंटर इस खबर से हैरान थे। 7 सुरा राज्यों का गठबंधन काम करना भी चौंकाने वाला था, पर उन्हें हराने के लिए सिर्फ टीम जेनिथ की जरूरत थी। गवर्नर के रूप में दक्ष को रेणुका नगर से बाहर कदम भी नहीं उठाना पड़ा। हंटर सोच रहे थे कि दक्ष कितना ताकतवर हो चुका होगा। कुछ हंटर पूछ रहे थे। दक्ष ने 2 सुरा राजाओं को मार डाला, जिससे 7 का ध्यान उसकी ओर आया। अब जब उसने सभी को मार दिया है तो आगे क्या होगा? कोई जवाब देने की हिम्मत नहीं कर पाया। स्पष्ट था कि सुरा इसे आसानी से नहीं छोड़ेंगे, तो क्या रेणुका नगर को भविष्य में और बड़ा खतरा होगा? तारों के सम्राट के महल के भीतर एक खून से सन्ना प्रकाश स्तंभ आकाश की ओर फटा। हर चीज को जलाकर राख कर रहा था। प्रकाश अग्नि की तरह जल रहा था। हर गर्जना के साथ ज्वाला और भी भयंकर होती जा रही थी। स्पष्ट था कि उस ज्वाला का मालिक कितना क्रोधित था। जब तारों के सम्राट ने अपने भगवान पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनी तो उसने अपना क्रोध और क्रूरता दबा नहीं पाया। जेनेटिक ऊर्जा उसके शरीर से फूट पड़ी और उसके साए में हजारों पशुओं की छवियां दिखाई देने लगीं। उसके अधिकारी कांपते हुए जमीन पर घुटने टेक गए। ऊर्जा की लहरें चारों ओर फैल रही थीं। महल का एक मोटा स्तंभ दरकने लगा और जमीन थरथराने लगी। तारों के साम्राज्य के सभी नागरिक महल की ओर देखते रहे और उस खून सने प्रकाश के स्तंभ को निहारते रहे। सम्राट के गर्जन पूरे प्रदेश में गूंज रहे थे और सभी नागरिक घुटनों के बल झुककर गहरे सम्मान के साथ विनती करने लगे। टीम जेनिथ सभी सुरा को मार पाने में सक्षम नहीं थी। कुछ सुरा बच निकले और सितारा साम्राज्य तक वापस पहुंच गए। सितारा सम्राट को जब यह खबर मिली तो वह गुस्से से फूट पड़ा। उसके 7 दत्तक पुत्र, जो उसके संभावित उत्तराधिकारी थे, सभी मारे गए थे। इसके अलावा उसने शत्रुवंशी और विक्रमादित्य राज्यों को भी खो दिया था। उसने अपने सारे वारिस खो दिए थे। अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रख पाया। सम्राट क्रोध से फूटा। आकाश और धरती कांप उठे। अंतरिक्ष तक में दरारें पड़ने लगीं। उसके कमजोर अधिकारियों में से कई उसकी शक्ति के दबाव को सहन न कर पाए और महल से बाहर उड़ गए। धरती और जोर से हिलने लगी और दरारें राजधानी के बीच तक फैल गईं। महल का 1/3 हिस्सा जमीन में धंस गया। सितारा साम्राज्य के लोग जमीन पर गिरकर सम्राट से विनती करने लगे कि वह शांत हो जाए। आखिरकार सम्राट ने अपनी आभा को काबू किया, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसने सिंहासन पर थप्पड़ मारा जो टुकड़ों में टूट गया। वह खड़ा हुआ और बोला, हम युद्ध के लिए बढ़ेंगे। वह आगे बढ़ा और कहा, अब केवल मानवों का खून ही मुझे शांत कर सकता है। सुरा अधिकारी भयभीत होकर विनती करने लगे, कृपया शांति बनाए रखें महामहात्मा, अन्य सुरा राज्यों से हमले का खतरा हो सकता है। सम्राट ने अधिकारी को देखा। उसकी लाल आंखें चमकीं और अधिकारी खून के छींटों के साथ बिखर गया। रेणुका नगर ने उसके 9 दत्तक पुत्रों को छीन लिया था। यदि सम्राट ने कार्रवाई न की तो उसने अपनी सारी ताकत क्यों जुटाई थी? अन्य सुरा राज्यों के हमले के खतरे के बावजूद वह किसी भी कीमत पर रेणुका नगर पर हमला करेगा। मेरे क्रोध से मैं रेणुका नगर को राख कर दूंगा, धरती को हमेशा के लिए जलाकर रख दूंगा। सारी मानव जाति पछताएगी कि उसने मुझे अपना दुश्मन बनाया। हर सुरा यह जान ले कि जो मेरे खिलाफ जाएगा उसे सबसे भारी कीमत चुकानी होगी। यह युद्ध है उस सत्ता के लिए जो सितारा साम्राज्य का प्रतीक है। सभी सुरा अधिकारी एक साथ दरारती जमीन पर घुटने टेक कर बोले, हम आपके आदेशों के पालन में तैयार हैं महामहात्मा। दूसरे दिन जय हिंद और दक्ष रेणुका नगर के भ्रमण पर निकले। दक्ष ने समझाया, यह शहर केवल सभी की संयुक्त कोशिश से अस्तित्व में है, मानव और विदेशी दोनों। मेरे लिए दूसरी दुनिया में इससे बेहतर शहर कोई नहीं है। वे बाजार की ओर बढ़े जहां हर जाति के लोग अपने अपने सामान के स्टॉल लगाए हुए थे। जगतपाल की आंखें चमक उठीं। क्या यही रंग भेद रहित शहर होता है?
काफी शिकारी बाजार में घूम रहे थे। मानव सैनिकों ने युद्ध में हिस्सा नहीं लिया था, बल्कि शहर के व्यापार में अपना पूरा संसाधन लगा रखा था। हर जाति अपनी विशेष चीजें यहां बेचती है। हम इंसान डेविल सोल बेचते हैं, लकड़ी के आत्मा जड़ी बूटियां और पौधे, यमलोह अपनी औषधियां, शिलग्रद गिद्ध और चट्टान के आत्मा पकड़ी गई जीन लाइफ फॉर्म बेचते हैं, साथ ही कुछ अनोखे सामान। सहयोग से हम मजबूत होते हैं, दक्ष ने गर्व से बताया। जगतपाल ने एक चट्टानी आत्मा के स्टॉल पर नजर डाली, जहां कई जीन लाइफ फॉर्म पिंजरे में बंद थे, जैसे असली बाजार में होता है। सभी जीन लाइफ फॉर्म को यमलोह के नशे से बांधा और शांत किया गया था ताकि वे न भाग सकें। जगतपाल आश्चर्यचकित होकर बोला, क्या रेणुका नगर के शिकारी जीन लाइफ फॉर्म खुद नहीं पकड़ते? क्या वे शहर की सुरक्षा में जीन पॉइंट्स पा सकते हैं? यह अविश्वसनीय था। हां, लेकिन बाजार में मुख्यतः सामान्य और म्यूटेटेड ग्रेड जीव उपलब्ध होते हैं। सुपीरियर ग्रेड जीव अभी भी बाहर शिकार करना पड़ता है। कभी कभी सुपीरियर ग्रेड जीव बाजार में आते हैं, लेकिन तुरंत बिक जाते हैं। जगतपाल ने दक्ष के कंधे पर हाथ रखा। तुम समझते हो इसका मतलब क्या है? क्या तुम नहीं समझोगे? तुम तो पहले दिन ही शिकार करने में सक्षम थे, लेकिन सामान्य शिकारी नहीं। काशी में हमने यह पता लगाया था कि दूसरी दुनिया में शिकारी कैसे बच सकते हैं। क्या पता चला? सामान्य शिकारी म्यूटेटेड ग्रेड जीवों से भी बहुत डरते हैं। नए शिकारी अपनी पहली बड़ी चुनौती में मारे जाते हैं, जब वे बेसिक जीन पॉइंट्स जुटाने की कोशिश करते हैं। दक्ष ने तमतमाते हुए कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता। वे म्यूटेटेड ग्रेड जीवों से मरेंगे? नहीं, समझो कि नए शिकारी कितने कमजोर होते हैं बिना बेसिक या म्यूटेटेड जीन पॉइंट्स के। वे इसे जुटाने के लिए काफी संघर्ष करते हैं। जो बच जाते हैं वे सुपीरियर ग्रेड जीवों से लड़ने में सक्षम होते हैं। अधिकांश शहरों में सामान्य और म्यूटेटेड ग्रेड जीव महंगे और दुर्लभ होते हैं। यह समस्या इस बात से बढ़ जाती है कि ये जीव झुंडों में घूमते हैं, जिससे नए शिकारी के लिए शिकार और कठिन हो जाता है। जैसे 10,000 रुपये से 100,000 कमाना आसान होता है, बजाय शून्य से शुरू करने के। रेणुका नगर का बाजार नए शिकारी के लिए यह समस्या खत्म कर देता है, जो बिना खतरे के जीन पॉइंट्स जुटा सकते हैं। जगतपाल ने कहा, अब नए शिकारी आसानी से सामान्य और म्यूटेटेड ग्रेड जीवों पर अभ्यास कर सकेंगे, फिर सुपीरियर ग्रेड जीवों के लिए तैयारी कर सकेंगे। जैसे जैसे रेणुका नगर की ताकत बढ़ेगी, सुपीरियर ग्रेड शिकारी भी बढ़ेंगे और वे पीक ग्रेड जीवों से भी मुकाबला कर सकेंगे। जगतपाल ने कहा, ईमानदारी से कहूं तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि रंग भेद रहित शहर इतने फायदे देंगे। विदेशी जातियों को जीन पॉइंट्स की ज्यादा जरूरत नहीं होती। वे अपने पास रखे जीवों को नए शिकारी को बेचकर मुनाफा कमाते हैं। जगतपाल दक्ष की सोच और समझ की प्रशंसा करता था। पहले जब इंसान कमजोर थे, कोई विदेशी जाति उनमें रुचि नहीं दिखाती थी। इंसान मजबूत हुए, लेकिन काशी में भी वे विदेशी जातियों का सहयोग नहीं जुटा पाते। बलपूर्वक विदेशी जाति को काशी में लाना संभव था, लेकिन इससे सामाजिक समस्याएं पैदा होती। यदि इंसान और विदेशी अलग अलग रहेंगे तो शहर का कोई फायदा नहीं। दूसरी ओर, जब कई विदेशी जातियां होंगी तो सब बराबर होंगे और वे एक दूसरे को संतुलित करेंगे। रेणुका नगर अपनी सफलता के लिए दक्ष और टीम जेनिथ के सदस्यों का आभारी था। उनकी शक्ति इतनी थी कि वे किसी भी ऐसे शिकारी को दबा सकते थे जो विदेशी जातियों के प्रति जातिवादी या हिंसक हो। लेकिन बड़े मानव बस्तियों के लिए यही बात नहीं कही जा सकती थी, जहां अधिक शिकारी थे और सुरक्षा की कम व्यवस्था। जगतपाल ने पूछा, यहां किस प्रकार की मुद्रा चलती है? विश्व महासंघ के सिक्के तो नहीं होंगे? दक्ष ने समझाया, हम अपनी ही मुद्रा चलाते हैं, जो विशेष रूप से रेणुका नगर के लिए है। आखिरकार विदेशी जातियां विश्व महासंघ की सदस्य नहीं हैं, इसलिए वे उस मुद्रा को महत्व नहीं देते। अगर आप कुछ खरीदना चाहें तो आप डेविल सोल से भी बार्टर कर सकते हैं। जो सैनिक लड़ाई की तैयारी कर रहे थे, वे बाजार में बिकने वाली सारी वस्तुएं देखकर बेहद उत्साहित हो गए। जड़ी बूटियां, पौधे, विशेष औषधियां और जीवित जेनेटिक लाइफ फॉर्म्स, वे सब बाजार की ओर दौड़ पड़े और जो कुछ भी हाथ लगा ले सकते थे खरीदने लगे।
लेकिन जैसे जैसे शिकारियों की संख्या बढ़ी, डेविल सोल की कीमत तेजी से गिरने लगी। जगतपाल अचानक मुरझा गया। रुको, तुमने कहा था कि यहां डेविल सोल मुद्रा के रूप में इस्तेमाल होती है? बिल्कुल। और डेविल सोल तो जेनेटिक लाइफ फॉर्म से आती है ना? ये तो सबको पता ही होगा। जगतपाल ने सिर पकड़ लिया। मतलब थियोरेटिकली एक शिकारी एक डेविल सोल देकर जेनेटिक लाइफ फॉर्म खरीद सकता है, उसे मारकर डेविल सोल हासिल कर सकता है, फिर उसे दूसरी जेनेटिक लाइफ फॉर्म के लिए बेच सकता है। उसने दक्ष की तरफ ताकते हुए कहा, क्या यह विदेशी जातियों के लिए सही है? दक्ष ने जवाब दिया, बिल्कुल सही है। वे जिन जीवन रूपों को पकड़ते हैं उन्हें डेविल सोल के बदले ट्रेड कर रहे हैं। जगतपाल, क्या इसलिए रेणुका नगर में आए मानव सैनिकों में ज्यादा शिकारी विरोध नहीं कर रहे थे? यहां तक कि जो मानव जाति को अपना दुश्मन मानते थे, उन्होंने भी बाजार के फायदे जानकर अपना मन तुरंत बदल लिया था। मानव ही एकमात्र जाति थी जो जेनेटिक लाइफ फॉर्म्स को मारकर डेविल सोल प्राप्त कर सकती थी, और यह उनके लिए एक बड़ा फायदा था। विदेशी जातियां डेविल सोल पाने के लिए किसी अन्य तरीके से सक्षम नहीं थीं। बेशक जेनेटिक लाइफ फॉर्म से डेविल सोल बनना बहुत कम होता है, इसलिए केवल कुछ खुशकिस्मत शिकारी ही मुफ्त में जीवित लाइफ फॉर्म्स हासिल कर पाते थे। मानव डेविल सोल पैदा कर सकते थे, यमलोह विशेष औषधियां बना सकते थे, काष्ठ आत्मा दुर्लभ जड़ी बूटियां उगा सकते थे। शिलग्रद गिद्धों के शरीर मजबूत और रीजेनरेटिव क्षमता लगभग असीमित थी। हर जाति की अपनी विशेषता थी, और यह मानव की खासियत थी। दूसरी विदेशी जातियों की तुलना में मानव लड़ाई में सबसे बेहतर नहीं थे, लेकिन उनकी सहस्राब्दी संस्कृति उन्हें व्यापार और वाणिज्य में माहिर बनाती थी। जगतपाल ने कुछ डेविल सोल अपने पास से रेणुका नगर की मुद्रा में बदलवाए। इन नए शिकारियों के आने से डेविल सोल की कीमत बहुत गिर गई है। पहले एक सामान्य डेविल सोल 100 चांदी के सिक्कों के बराबर होती थी, लेकिन अब उसकी कीमत केवल 20 रह गई थी। जैसे जैसे और शिकारी रेणुका नगर पहुंच रहे थे, विनिमय दर और भी गिरती जाएगी। हालांकि दक्ष को बाजार से सामान्य डेविल सोल खरीदकर उसकी कीमत नियंत्रित करने का कोई इरादा नहीं था। वह लेसे फेयर नीति को अधिक उचित मानता था। जब तक बाजार ध्वस्त नहीं होता, वह उपभोक्ताओं को इसका नियंत्रण सौंपने को तैयार था। जगतपाल ने पूछा, डेविल सोल के अलावा विदेशी जातियों को और क्या चाहिए? हालांकि उसके पास कई डेविल सोल थे, वह सभी नहीं बेचना चाहता था। फिर भी रेणुका नगर के बाजार में कुछ दुर्लभ जड़ी बूटियां और औषधियां थीं, जिनका प्रभाव आश्चर्यजनक था। जगतपाल को विश्वास था कि काशी में उसे ये नहीं मिलेंगी। अगर वह अभी कुछ औषधियां खरीदता और वापस काशी जाकर बेचता तो उसे अच्छा मुनाफा होता, लगभग 5 या 6 म्यूटेटेड ग्रेड डेविल सोल के बराबर। दक्ष ने उसे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी। यमलोह को डेविल सोल पसंद है। काष्ठ आत्मा को डेविल सोल से कोई खास लगाव नहीं, पर उन्हें खिलौने और ट्रिंकेट्स पसंद हैं, नक्काशीदार कठपुतलियां, प्राचीन खिलौने आदि। वास्तव में वे पहले से ही खिलौनों से लगभग भर चुके हैं। वे मानव संस्कृति भी पसंद करते हैं, इसलिए किताबें, मांगा, कार्टून्स भी ट्रेड में काम आते हैं। सच में काष्ठ आत्मा के पास इंटरनेट नहीं है और वे अभी तक अपने उपन्यास या कार्टून नहीं लिख सकते। असल में हमारे उनसे संपर्क स्थापित करने से पहले उन्हें इस मनोरंजन के बारे में पता भी नहीं था। वैसे वे वेब नॉवल अल्ट्राजीन वॉरलॉर्ड को ट्राई मत करना। रेणुका नगर में यह बहुत लोकप्रिय है। लगभग सभी काष्ठ आत्मा इसे पढ़ चुके हैं। जगतपाल ने कई बार पलकें झपकाईं। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि विदेशी जाति के जीव हमारे वेब नॉवल पढ़ते हैं। अरे, आगे वो क्या इमारत है? उसने देखा कि कई शिकारी और विदेशी जातियां वहां जा रही हैं। लगता है बहुत प्रसिद्ध जगह है। यहां का सबसे बड़ा भवन है, सिवाय महल के, दक्ष ने कहा। इसका निर्माण यशवर्धन गिद्ध की सलाह पर हुआ। यह क्या है? हमारा शिकारी संघ। शिकारी संघ? जगतपाल को आश्चर्य हुआ। दक्ष ने समझाया, कोई भी यहां क्वेस्ट्स पोस्ट कर सकता है, जिन्हें दूसरे शिकारी पूरा कर सकते हैं और पुरस्कार पा सकते हैं। जगतपाल ने कहा, हां, मैं जानता हूं कि गिल्ड क्या होता है, पर मैं इसे सिर्फ गेम्स में देखा हूं।
यह रेणुका नगर में कैसे है? यहां शिकारी विदेशी भाड़े के सैनिकों की सेवाएं लेते हैं। विदेशी भाड़े के सैनिक मानव अपने जीन पॉइंट्स बढ़ाने के लिए जीन फ्रैगमेंट्स इकट्ठे करना चाहते हैं, दक्ष ने समझाया। यशवर्धन गिद्ध ने सुझाव दिया कि शहर के बाहर अभियानों के लिए एक विशेष भवन हो जो इस काम को सरल बनाए। पहले यह काम सीधे बाजार में होता था, लेकिन बिना किसी आधिकारिक निगरानी के कई समस्याएं हो सकती थीं, जैसे कि भाड़े के सैनिक अपने मालिकों के खिलाफ मुड़ सकते थे। अभी तक ऐसी कोई समस्या नहीं हुई। भाड़े के सैनिक मुख्य रूप से शिलग्रद गिद्ध और यमलोह जाति के थे, जो अपने ईमानदारी और खुलेपन के लिए जाने जाते हैं। शिलग्रद गिद्ध विशेष रूप से भरोसेमंद हैं। कोई घटना अभी तक नहीं हुई, लेकिन यदि इन पर निगरानी नहीं रखी गई तो जैसे जैसे रेणुका नगर की आबादी बढ़ेगी, समस्याएं अवश्य आएंगी। इसलिए यशवर्धन गिद्ध ने सुझाव दिया कि ऐसी नौकरियां करने और निगरानी रखने के लिए एक गिल्ड का निर्माण किया जाए। जब मार्केट में कोई जीवित म्यूटेटेड ग्रेड लाइफ फॉर्म्स उपलब्ध नहीं होते तो हंटर्स गिल्ड हॉल में अपनी रिक्वेस्ट्स पोस्ट कर सकते हैं, उम्मीद करते हुए कि कोई उन्हें स्वीकार कर लेगा। जब यमलोह को किसी खास जड़ी बूटी या पौधे की जरूरत होती है तो वे भी ऐसा ही करते हैं। इसके अलावा हमेशा सुपीरियर ग्रेड लाइफ फॉर्म्स को पकड़ने या मारने के क्वेस्ट्स होते हैं, जिनमें कभी कभी मेरसेनरी सहायता भी मिलती है। दूसरे रियलम में सुपीरियर ग्रेड लाइफ फॉर्म्स इतने बड़े होते हैं कि वे 10 से 20 हंटर्स के लिए सुपीरियर जीन फ्रैगमेंट्स दे सकते हैं। अगर वे अपनी रिसोर्सेज इकट्ठा कर ऐसी क्वेस्ट पोस्ट करते हैं तो रिवॉर्ड इतना बड़ा होगा कि एलियन रेसेस के मजबूत सदस्य भी आकर्षित होंगे। मतलब वे 10 से 20 सदस्यों वाली पार्टियां बनाएंगे, फिर उसमें 10 से 20 यमलोह या शिल्प स्पिरिट्स को जोड़कर 30 सदस्यों की मजबूत रेडिंग टीम तैयार करेंगे। अब काफी हंटर्स और एलियन रेसेस के सदस्य इतने मजबूत हो गए हैं कि वे सुपीरियर ग्रेड लाइफ फॉर्म्स का सामना कर सकते हैं, खासकर हमारी युद्ध के बाद विक्रमादित्य के खिलाफ। असल में ज्यादातर शिल्प स्पिरिट्स सुपीरियर ग्रेड लाइफ फॉर्म्स के बराबर ताकतवर हैं। जगतपाल की आंखें चौड़ी हो गईं। कमाल है, सच में कमाल। सिर्फ कुछ महीनों में रेणुका नगर में इतनी तरक्की हो गई है जो मेरी उम्मीद से परे है। मुझे शक है कि आधे ह्यूमन रीइंफोर्समेंट वापस काशी जाना ही नहीं चाहेंगे। दक्ष ने जवाब दिया, शहर में और इंसान आ रहे हैं। मैं अन्य ह्यूमन शहरों के साथ डिप्लोमेटिक रिश्ते बनाना चाहता हूं। आखिरकार जो जड़ी बूटियां और पौधे वुड स्पिरिट्स उगा रहे हैं और जो यमलोह दवाएं बना रहे हैं, वे किसी और शहर में नहीं मिलती। फिलहाल रेणुका नगर को वुड स्पिरिट्स और यमलोह से मिलने वाली हर चीज की जरूरत थी, लेकिन समय के साथ जब एलियन रेसेस की प्रोडक्शन चेन और परिपक्व होगी, रेणुका नगर के पास रेयर और मूल्यवान वस्तुएं होंगी जिन्हें एक्सपोर्ट किया जा सकेगा। तुम बाकी ह्यूमन शहरों पर भी कब्जा कर लोगे? तुम जगतपाल सोचने लगा कि दक्ष के इरादे दूसरे रेल्म में क्या हैं। दक्ष ने आगे की इमारत की ओर इशारा किया। अगली इमारत एक ऑक्शन हॉल है। यहां अजीबो गरीब चीजें नीलाम होती हैं, साथ ही कुछ रेयर सुपीरियर ग्रेड लाइफ फॉर्म्स भी जिन्हें यमलोह या शिल्प स्पिरिट्स ने जीवित पकड़ा है। जगतपाल ने ऑक्शन हॉल से आगे गिल्ड जैसी एक और इमारत देखी। वह क्या है? हम अब ऑफिशियली लाइव जेनेटिक लाइफ फॉर्म्स बेचना शुरू करने वाले हैं, क्योंकि रेणुका नगर में हंटर्स की संख्या बढ़ गई है। हमें सप्लाई को डिमांड के बराबर रखना होगा। साथ ही लाइव लाइफ फॉर्म्स से जुड़े ट्रांजैक्शंस पर बेहतर निगरानी भी चाहिए। जगतपाल दंग रह गया। उसे लगा कि अगर रेणुका नगर इसी गति से विकसित हुआ तो यहां के हंटर्स की संख्या और ताकत बाकी शहरों से कई गुना आगे हो जाएगी। रेणुका नगर के हंटर्स की ताकत इतनी होगी कि वे सूरा किंग के बराबर हो सकते हैं, जबकि बाकी ह्यूमन शहरों के हंटर्स अभी भी कमजोर ही रहेंगे। जगतपाल की ईर्ष्या बढ़ गई। अगर वह काशी के स्पेशल फोर्सेस का ट्रूप लीडर न होता तो शायद वह भी रेणुका नगर में ही बस जाता। यहां हंटर बनने के बहुत फायदे थे। तुम ये लाइफ फॉर्म्स कहां से लाओगे जो बेचोगे? दक्ष ने जवाब दिया, हम अपनी हंटिंग पार्टियां बनाएंगे। जैसे ही सूरा किंग्स के खिलाफ युद्ध खत्म होगा, रेणुका नगर के कॉम्बैट फोर्सेस को विकल्प दिया जाएगा कि वे सिटी गार्ड्स बने या हंटर्स। अगर वे लड़ना नहीं चाहते तो हम उन्हें मजबूर नहीं करेंगे।
जैसे ही शिलग्रद गिद्धों ने गोल्डन रॉक्स का मांस खा लिया, वे भी यूनिफॉर्मली सुपीरियर ग्रेड लाइफ फॉर्म्स के स्तर तक पहुंच गए थे और दक्ष उनका पूरा फायदा उठाने की योजना बना रहा था। वे स्काउटिंग और हंटिंग दोनों में काफी माहिर थे। जगतपाल उसे निश्चुप देखकर बोला, तुमने अपने वेटरन सैनिकों की जिंदगी तक प्लान कर ली है? मेरे पास बेहतरीन सबऑर्डिनेट्स की टीम है जो सारी डिटेल्स मेरी जगह संभालती है। दक्ष ने दूर एक और इमारत की ओर इशारा किया। यहां हम एक साइंस एकेडमी बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं। साइंस एकेडमी? हर ह्यूमन शहर में प्राइवेट लेबोरेटरीज जरूर थे, लेकिन किसी ने एकेडमी ऑफ साइंसेस बनाने की कभी कोशिश नहीं की थी। ऐसे कुछ ही वैज्ञानिक थे जो दूसरे रेल्म में प्रगति कर पाए थे और साइंटिफिक इक्विपमेंट बनाना बेहद मुश्किल था। इसलिए एक्सपेरिमेंट्स कम ही हो पाते थे और उनके रिजल्ट्स तो और भी कम प्रकाशित होते थे। जी हां, मैं रेणुका नगर में एक साइंस एकेडमी बनाना चाहता हूं। इस एकेडमी का पहला रेक्टर यमलोह चीफ होगा। जगतपाल इससे भी ज्यादा हैरान हो गया। क्या तुम्हारे पास इतने टैलेंटेड लोग और साइंटिफिक इक्विपमेंट हैं? टैलेंट की कमी नहीं है। यमलोह केमिस्ट्री और मेडिसिन में खास दक्ष हैं और इक्विपमेंट के लिए हमने पहले ही समाधान सोच लिया है। दक्ष से बात करके जगतपाल सच में टेम्प्टेड हुआ कि वह भी अपना काम छोड़कर रेणुका नगर आ जाए। हंटर्स के फोरम्स में दक्ष की 7 सूरा किंग्स पर जीत की खबर फैल रही थी। दूसरे रेल्म में क्या चल रहा है, रोजाना नई नई चौंकाने वाली खबरें आ रही हैं, क्योंकि दक्ष ने जब से दूसरे रेल्म में कदम रखा है तब से तूफान मचा रखा है। अब दक्ष और रेणुका नगर के बारे में क्या खबर है? एम्पायर ऑफ स्टार्स ने रेणुका नगर पर युद्ध घोषित कर दिया है और वे अब रेणुका नगर की ओर बढ़ रहे हैं। मोनार्क ऑफ स्टार्स की सेनाओं में 3 मिलियन सूरा हैं और ये तो सिर्फ एलीट हैं। सूरा सेनाओं की इतनी बड़ी जमावट से हलचल मच गई थी और एम्पायर ऑफ स्टार्स के आसपास के लोग तुरंत इसे जान गए। मैंने कहा था, सूरा इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। दक्ष ने 2 सूरा किंग्स को मार दिया, फिर 7 और आए। अब जब रेणुका नगर ने उन 7 सूरा किंग्स और उनकी सेनाओं को खत्म कर दिया है तो एम्पायर ऑफ स्टार्स ने आखिरकार मोर्चा खोल दिया है। किसी ने जवाब दिया, अगर 7 सूरा किंग्स भी दक्ष को नहीं हरा पाए तो क्या सूरा एम्पायर बेहतर कर पाएगा? एम्पायर ऑफ स्टार्स की कमान मोनार्क ऑफ स्टार्स के हाथ में है और मोनार्क्स पूरी तरह अलग स्तर के होते हैं। एम्पायर ऑफ स्टार्स सूरा एम्पायर्स में सबसे मजबूत है और ताकत का स्तर ही अलग है। एक सूरा मोनार्क की ताकत 100 सूरा किंग्स के बराबर होती है। क्या ये तो बेतुका है? नहीं, यह बिल्कुल भी हास्यास्पद नहीं है। एक सामान्य सुरा राज्य और एक सुरा साम्राज्य में अंतर बिल्कुल वैसे है जैसे एक जुगनू की रोशनी और चांद की रोशनी में। स्टार साम्राज्य की सेवा में रहने वाला कोई भी सेनापति कम से कम एक सुरा राजा के बराबर ही ताकतवर होता है। तो क्या यह रेणुका नगर के समान है? आखिरकार अब सभी जानते थे कि टीम जेनिथ के हर सदस्य अकेले ही एक सोरा राजा को हरा सकते हैं। नहीं, यह समान नहीं है। रेणुका नगर में कोई भी सोरा सम्राट जितना शक्तिशाली नहीं है। तो फिर रेणुका नगर के लिए एक और संकट है। लेकिन दक्ष के बारे में क्या? चाहे दक्ष कितना भी शक्तिशाली हो, वह स्टार साम्राज्य के सम्राट के मुकाबले नहीं हो सकता। और ऊपर से उसे न केवल सम्राट का सामना करना होगा बल्कि 3 मिलियन सोरा और उनके नेतृत्व वाले सेनापतियों को भी हराना होगा। रेणुका नगर के पास क्या मौका है? अगर स्टार साम्राज्य चाहे तो वह हम इंसानों को पूरी तरह नष्ट कर सकता है। इतिहास में कोई भी शक्ति कभी सूरा साम्राज्य की आक्रमण को रोक नहीं पाई। अपने कार्यालय में अर्चित राय इतने उत्साहित थे कि उन्होंने जोर से चिल्लाते हुए कहा, इस बार दक्ष की मौत निश्चित है। 7 राज्य गठबंधन शायद रेणुका नगर को नष्ट कर पाने में असमर्थ था और दक्ष के साथ निपट नहीं पाया था। दक्ष और रेणुका नगर की बढ़ती प्रतिष्ठा के कारण अर्चित राय के पास कोई विकल्प नहीं था। लेकिन अब स्टार साम्राज्य के सम्राट उनके लिए ये काम कर देगा। जो कोई भी द्वितीय क्षेत्र के बारे में जानता था वह समझता था कि सुरा साम्राज्य का क्या अर्थ होता है। यह एक अजेय अस्तित्व था जो एक छोटे से शहर जैसे रेणुका नगर से बिल्कुल अलग था। मानवों के सभी ठिकानों को नष्ट करना
स्टार साम्राज्य के सम्राट के लिए जैसे अंगूठा दिखाना हो। स्टार साम्राज्य का सम्राट स्वयं एक असाधारण अस्तित्व था और उसका साम्राज्य सभी सुरा साम्राज्यों में सबसे बड़ा और सबसे समृद्ध था। 3 अन्य साम्राज्यों ने मिलकर इसे गिराने की कोशिश की थी, लेकिन सम्राट ने उन्हें सब नष्ट कर दिया। यह कल्पना से बाहर था कि रेणुका नगर उसके बराबर हो सकता है। भले ही दक्ष और उसकी टीम एक सामान्य सुरा साम्राज्य का सामना कर सकें, स्टार साम्राज्य की ताकत कम से कम 3 गुना थी। जैसे ही सम्राट अपनी सेना लेकर निकला, रेणुका नगर का भाग्य तय हो गया। अर्चित राय ने एक गिलास रेड वाइन लिया और उसे एक ही घूंट में पी गया। उसके चेहरे पर उत्साह और शराब का रंग साफ झलक रहा था। उसने विश्व संघ के अपने सहयोगियों से संपर्क किया। जैसे ही स्टार साम्राज्य और रेणुका नगर की टकराहट शुरू हो, हमले कर देना। क्या तुम्हें इंतजार नहीं करना चाहिए कि रेणुका नगर पूरी तरह खंडहर हो जाए? अर्चित राय ने बस कंधे उठाए। अब तो बस वक्त की बात है। रेणुका नगर खतरे में है। दक्ष के पास जनित डोजों के लिए ध्यान नहीं होगा। पिछली बार की तरह अर्चित राय की आवाज में दृढ़ता थी। मुझसे मजाक मत करो। रेणुका नगर का दुश्मन स्टार साम्राज्य है, सबसे बड़ा और ताकतवर सुरा साम्राज्य। दक्ष बचकर नहीं निकल पाएगा। वह बेसब्री से दक्ष के लिमिट ब्रेकर पोशंस का नुस्खा देखने के लिए इंतजार कर रहा था। अर्चित राय को पता नहीं था कि मिल्की वे के 4 मुख्य रेसेस अपनी ताकत इकट्ठा कर रहे थे और रेणुका नगर की ओर बढ़ रहे थे। अब तक उनकी सेना मिलाकर 1 मिलियन से ज्यादा थी। लियाना ने दृढ़ता से कहा, दक्ष सुरा के लिए इतना आसान विरोधी नहीं होगा। आखिरकार उसकी टीम जेनिथ ने अकेले ही 7 सुरा राजाओं की सेनाओं को हराया है। बहादुर ने सिर हिलाया। जैसा हमने सोचा था। दक्ष की टीम में बेहतरीन हंटर्स हैं। हमने उनकी ताकत खुद देखी है। वे इतनी कमजोर नहीं हो सकते कि एक सुरा राजा भी उन्हें हरा सके। उनकी बातों के बावजूद उनके चेहरे से हैरानी और चकित होने का भाव पूरी तरह नहीं गया था। जेनिथ के 7 सुरा राजाओं को हराने की बात उन्हें जल्दी हुई, यह उन्होंने सोचा नहीं था। आखिरकार 4 रेसेस ने आक्रमण की खबर मिलते ही अपनी सेनाएं जुटानी शुरू कर दी थीं, लेकिन वे अभी भी रास्ते में थे जब लड़ाई खत्म होने की खबर आई। दक्ष वॉइड कप के विजेता हैं और वे 4 प्रधान रेसेस के इस प्रतियोगिता पर कब्जा करने वाले पहले मानव थे। इंसानों ने कभी वॉइड थ्रोन तक पहुंच नहीं बनाई थी। जो व्यक्ति इतिहास में एक नया रास्ता बना सकता है, चाहे पूरा संसार उसे मूर्ख समझे, मैं उनकी राह पर चलूंगा। हम जानते हैं कि वे कितने ताकतवर हैं, लियाना ने जोड़ा। दूसरी बुरी खबर यह है, स्टार साम्राज्य का सम्राट रेणुका नगर पर हमला करने वाला है। बलवीर ने पूछा। सबसे ताकतवर सुरा साम्राज्य का सम्राट? लियाना ने सिर हिलाया। बहादुर जोर से हंसा। नहीं, यह कोई बुरी खबर नहीं, यह तो अच्छी खबर है। हमारी सेनाएं आखिरकार दक्ष की मदद कर पाएंगी। वे 7 राज्यों की सेना से तो अकेले निपट सकते थे, लेकिन स्टार साम्राज्य की सेना बहुत बड़ी और शक्तिशाली होगी। दक्ष के लिए यह मुश्किल होगा और हमारी मदद समय पर मिलेगी। 4 प्रधान रेसेस सीधे रेणुका नगर की ओर बढ़ रही थीं। लियाना मुड़ी और बोली, मुझे बस ये नहीं पता कि दक्ष को हमने जो तोहफा दिया है वह पसंद आएगा या नहीं। उनके दल में एक बड़ा पिंजरा था जिस पर एक विशाल कपड़ा डाला गया था। जो भी अंदर था वह पिंजरे को जोर से मार रहा था और उसकी आवाज एक साथ भेड़िए की भौंक और ड्रैगन की गूंज जैसी थी। जब दक्ष को पता चला कि स्टार साम्राज्य के सम्राट ने रेणुका नगर पर हमला करने की योजना बनाई है, उसका चेहरा गंभीर हो गया। जगतपाल, लगता है कि तुम्हारे साथ शराब पीने का मौका नहीं मिलेगा। रेणुका नगर फिर से खतरे में है, मुझे तैयार रहना होगा। क्या हुआ? स्टार साम्राज्य हमलावर है, जगतपाल ने आश्चर्य से कहा। और भी सुरा राजा हैं? नहीं, सिर्फ सुरा राजा नहीं, स्टार साम्राज्य का सम्राट स्वयं। 100 सुरा राजाओं की ताकत भी उसके सामने कम पड़ जाएगी, दक्ष ने संक्षिप्त में समझाया। वह महल की ओर बढ़ गया। मानवों की मदद को रवाना कर दो। रेणुका नगर फिर से एक आपदा का सामना करने वाला है। जगतपाल ने मुट्ठी बांध ली। तुम क्या कह रहे हो? हम यहां रेणुका नगर की मदद के लिए आए थे, लेकिन जब हम पहुंचे तो जश्न हो रहा था।
अब जब एक और खतरा है तो लड़ते हैं। हमें फर्क नहीं पड़ता कि दुश्मन सुरा सम्राट है या सुरा राजा, हम लड़ सकते हैं। एक सुरा राज्य ही एक सामान्य मानव शहर के लिए बड़ी समस्या थी और ज्यादातर हंटर्स ने सुरा साम्राज्य के बारे में बहुत कम सुना था। विश्व संघ में भी केवल कुछ लोगों को सुरा पदानुक्रम और संरचना की जानकारी थी। दक्ष ने सिर हिलाया। तुम इसका सामना नहीं कर पाओगे। स्टार साम्राज्य की ताकत हम जिनसे मिले हैं उनसे कम से कम 10 गुना ज्यादा है। जगतपाल की आंखें फैल गईं। 10 गुना ज्यादा एक साथ राज्य गठबंधन से? यह कैसे हो सकता था? यह इतिहास की एक बड़ी घटना थी कि 7 राज्य एक मानव शहर पर हमला करें, लेकिन अब सुरा साम्राज्य स्वयं रेणुका नगर पर हमला कर रहा है। इतिहास में कभी किसी ने सुरा साम्राज्य को इस तरह उकसाया नहीं था। फिर भी यह फैसला जगतपाल अकेले नहीं लेना चाहता था। मैं बाकी नेताओं से इस जानकारी पर उनकी राय जानता हूं, लेकिन अभी मैं तुम्हें बता देता हूं, चाहे वे जो भी फैसला लें, मैं छोड़कर नहीं जाऊंगा। अगर मैं एक संभावित विपदा के डर से तुम्हें छोड़ दूं, तो मैं कभी तुम्हारे सामने अपना चेहरा नहीं दिखा पाऊंगा। दक्ष ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए धन्यवाद दिया। फिर वह यशवर्धन गिद्ध की तलाश करने चला, जो रेणुका नगर के ऊपर एक ऊंची पहरेदारी टावर में रहता था। रेणुका नगर के पश्चिमी क्षेत्र में मनुष्यों और शिला आत्माओं ने मिलकर पुराने मकानों को तोड़कर नई नई टावरें बनाईं, ताकि शिलग्रद गिद्धों को रहने की जगह मिल सके। शिला आत्माओं द्वारा बनाए गए चट्टानी टुकड़े एक अस्थायी उपाय थे, लेकिन शिलग्रद गिद्ध उन्हें कुछ असहज मानते थे। वे ऊंची टावरों में रहना पसंद करते थे, जो शिला आत्माओं ने बाद में बनाई। यशवर्धन गिद्ध खुद कबीर के पास जाकर इस बारे में बात कर चुका था। कबीर ने बताया कि हर टावर में 7-8 शिलग्रद गिद्ध रह सकते हैं और ये टावर बहुत जगह बचाने वाले होते हैं। 7 राज्यों के गठबंधन के दौरान शिलग्रद गिद्धों ने टोही में अहम भूमिका निभाई थी और यशवर्धन गिद्ध ने अपनी जाति के हिस्से के रूप में एक जमीन का पूरा अधिकार भी प्राप्त किया था। दक्ष उनकी समझदारी से प्रभावित था। या तो भाग्य या सूझबूझ से उन्होंने ऐसा निवेश किया जो समय के साथ और अधिक मूल्यवान होता जाएगा। रेणुका नगर के वर्तमान विकास दर के अनुसार जमीन के दाम लगातार बढ़ेंगे। अब जब उनके पास अपनी जमीन थी, तो उन्हें अपने टावर बनवाने थे। शिलग्रद गिद्ध अपनी कमजोर पक्षी जीवन रूपों को नियंत्रित कर सामान्य और म्यूटेटेड ग्रेड जीवन रूपों को पकड़कर गिल्ड के कामगार के रूप में इस्तेमाल करते थे। हर शिलग्रद गिद्ध अपनी खुद की ऊंची इमारत खरीदने के लिए पैसे बचा रहा था। कबीर उनके पास आकर शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोला, तुम लोग किस्तों में भी भुगतान कर सकते हो, पता है? शिलग्रद गिद्धों ने सिर टिल्ट किया। किस्तें? क्या मतलब? सरल शब्दों में, हम तुम्हारे टावर तुरंत बनवा देंगे। तुम इस खर्च को शहर को कुछ समय तक किस्तों में चुकाओगे, जिस पर ब्याज भी लगेगा। पूरा भुगतान होने पर टावर तुम्हारा होगा। यशवर्धन गिद्ध ने पूछा, पूरे भुगतान से पहले टावर हमारा नहीं होगा? तुम उसमें रह सकते हो, बेच सकते हो, लेकिन पूरा भुगतान होने से पहले मालिकाना हक तुम्हारे पास नहीं होगा। अगर 5 महीने लगातार ब्याज नहीं चुकाया तो रेणुका नगर तुम्हारा घर जब्त कर लेगा। शिलग्रद गिद्ध उलझन में थे तो कबीर ने समझाया, तुम बेच सकते हो या रह सकते हो, लेकिन इसे नष्ट नहीं कर सकते। ब्याज हर महीने चुकाना होगा जब तक पूरा भुगतान न हो जाए। यशवर्धन गिद्ध इस प्रस्ताव से सावधान था, लेकिन कबीर ने अपनी बातचीत कला से उन्हें मना लिया। कबीर ने कान में फुसफुसाया, अगर तुम अभी खरीदारी करोगे तो मैं गवर्नर से बात करके 20% छूट दिलवा सकता हूं। जो लड़ाके रेणुका नगर की रक्षा में शामिल थे, उन्हें अतिरिक्त 10% छूट मिलेगी। कुल मिलाकर 30% छूट। पर यदि तुम एक बार में पूरे पैसे बचाकर खरीदोगे तो कोई छूट नहीं मिलेगी। यशवर्धन गिद्ध को बहुत लुभावना लगा। कबीर ने कहा, जल्दी टावर बनवाओ ताकि जल्दी उसमें रहना शुरू कर सको। तुम सबकी कमाई देखकर मुझे यकीन है कि तुम ये टावर आसानी से खरीद लोगे। क्या तुम चट्टानी टुकड़ों में आराम से रह पा रहे हो? अगर वे अपने रहने की जगह से खुश होते तो टावर बनवाने की इच्छा नहीं रखते। क्या तुरंत टावर होना ज्यादा सुविधाजनक और आरामदायक नहीं होगा? बाकी शिलग्रद गिद्ध कबीर की बातों से पूरी तरह सहमत होकर
किस्तों में टावर खरीदने के लिए राजी हो गए। शिला आत्माओं ने टावरों का निर्माण बहुत जल्दी कर दिया। उनके श्रम का भुगतान विक्रमादित्य राज्य से लाए गए दुर्लभ खनिज, अयस्क और रत्नों से किया गया, जो उनकी अपेक्षाओं से बहुत अच्छे थे। जब दक्ष को यह पता चला तो वह हैरान रह गया, पर वे शिलग्रद गिद्ध उनके साथ थे, इसलिए वह कबीर के योजना से उन्हें ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। जांच करने पर उसने महसूस किया कि यह व्यवस्था दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद थी। शिलग्रद गिद्ध रेणुका नगर में लोकप्रिय थे क्योंकि वे कुशल टोहीकर्ता थे जो गतिशीलता और हवाई सहायता प्रदान कर सकते थे। हालांकि वे कर्ज में थे, पर उनके रहने की स्थिति में बहुत सुधार हुआ था। कमजोर पक्षी जीवन रूपों को नियंत्रित करने की उनकी प्रतिभा के कारण वे 3 साल में कर्ज चुका सकेंगे। मुझे इलाके की टोही में मदद चाहिए, दक्ष ने यशवर्धन गिद्ध से कहा। यशवर्धन गिद्ध अपनी जाति के शीर्ष टावर के ऊपरी मंजिल पर रहता था और सबसे आरामदायक सदस्यों में था। उसने उत्सुकता से पूछा, क्या और सुरा आ रहे हैं? हाँ, मुझे अभी खबर मिली है। देखो, मैं जल्दी लौटता हूं। यशवर्धन गिद्ध अपने पंख फैलाकर टावर से उड़ गया। दक्ष और जगतपाल अलग हो गए। जगतपाल ने मानव सेना को एक महत्वपूर्ण घोषणा के लिए इकट्ठा किया। ऊंची आवाज में बोला, मेरे पास सभी के लिए जरूरी खबर है। क्या हम जाने की तैयारी कर रहे हैं? एक शिकारी आगे बढ़ा। मैं नहीं जाऊंगा। मैंने कुछ दोस्तों से चर्चा की है और हमने रेणुका नगर में रहने का फैसला किया है। यहां इन एलियन रेसेस की मदद, डेविल सोल्स से मिलना एक वरदान है, और यहां ऐसी कई जड़ी बूटियां, पौधे और औषधियां हैं जो अन्य जगह नहीं मिलती। यहां विकास तेज होगा। शिकारियों का लगभग 80% हिस्सा रेणुका नगर में रहना चाहता था। केवल वे ही जो नगर को देखकर आए थे उसकी महानता को समझ पाए। बाकी 20% के पास अपनी मूल नगर में जिम्मेदारियां या परिवार थे जिन्हें छोड़ना मुश्किल था। कुछ व्यापारी बनकर रेणुका नगर और अपनी मूल नगर के बीच सामान ले जाया करते। मैंने दोस्तों के साथ संसाधन इकट्ठा किए हैं और गिल्ड हॉल में एक मिशन जारी करने जा रहा हूं ताकि कुछ मर्सनरीज मिल सकें सुपीरियर ग्रेड लाइफ फॉर्म्स का शिकार करने के लिए। यहां जीन फ्रैगमेंट्स मिलना कितना आसान है। जीवन रूपों की जानकारी सार्वजनिक है और थोड़े से सिक्कों में मिलती है। उनकी आदतें और क्षेत्र भी पता चल जाता है। अगर गुप्त जानकारी मिले तो उसे भी पैसे में बदला जा सकता है। सौम्या ने विक्रमादित्य राज्य की डायरी से शिखर श्रेणी की जानकारी छोड़कर सारी जानकारी गिल्ड डाटाबेस में दर्ज कर दी थी। रिस्ट्रिक्टेड पीक ग्रेड इन्फो के लिए गिल्ड प्रतिष्ठा बनानी पड़ती थी। तुम अभी ये बात समझ रहे हो? मैंने अपने शहर के जीवों की जानकारी बेचकर बहुत पैसा कमाया। सच? कई शिकारी उत्साह से दूर भागे अपनी जानकारी बेचने के लिए ताकि कोई और पहले न बेच सके। जगतपाल ने जोर से कहा, रुको सब लोग, मेरी घोषणा पूरी होने दो। लेकिन शिकारी उसे नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ गए। वे कैसे रुके? अगर वे अपनी जानकारी गिल्ड को बेचने में धीमे पड़े तो कोई और उनसे पहले पहुंच जाएगा। जगतपाल ने उनकी पीठ पीछे चिल्लाया, रेणुका नगर नष्ट होने वाला है, फिर तुम उस पैसे का क्या करोगे? चौंके हुए शिकारी वापस मुड़े। क्या कहा? 7 राज्यों के गठबंधन ने भी रेणुका नगर को नहीं गिरा पाया। क्या यह दूसरा क्षेत्र का सबसे सुरक्षित स्थान नहीं है? यही वजह थी कि वे शिकारी जो रेणुका नगर में सहायता के लिए आए थे जाना नहीं चाहते थे। उनके अपने शहर एक भी सुरा राजा या दूसरे एलियन रेस के आक्रमण से नष्ट हो सकते थे, लेकिन रेणुका नगर अलग था। रेणुका नगर में टीम जेनिथ के हर सदस्य अकेले एक सुरा राजा को हराने में सक्षम थे और सुरा या एलियन आक्रमण लगभग असंभव था। तो आखिर रेणुका नगर को क्या नष्ट कर सकता है? एक सुरा साम्राज्य आ रहा है, जगतपाल ने गंभीर स्वर में बताया। सुरा साम्राज्य क्या होता है? वहां मौजूद अधिकांश शिकारी ने पहली बार यह शब्द सुना था। मुझे लगता है मैंने पहले सुना है। वे आम सुरा राज्यों से बहुत बड़े और शक्तिशाली होते हैं। माना जाता है कि हर सुरा साम्राज्य में कई सुरा राजा स्तर के सुरा होते हैं। क्या? यह तो असंभव लग रहा है। जगतपाल ने दक्ष से सुनी बात समझाई। एक सुरा साम्राज्य ताकत में करीब 100 गुना होता है एक सुरा राज्य के मुकाबले। मतलब
हम उन आक्रमण बलों का सामना करने वाले हैं जो 10 गुना है उससे जिसे दक्ष और रेणुका नगर ने रोका था। जगतपाल की तुलना सुनकर शिकारी हक्का बक्का रह गए। रेणुका नगर के राज्यपाल खुद दक्ष ने तुम्हें भागने को कहा है। जगतपाल ने कड़क निगाहों से कहा, मैं तुम्हारी राय जानना चाहता हूं, तुम लड़ोगे या भागोगे? मैं किसी को रोक नहीं सकता, लेकिन एक बात कहता हूं, मैं रहूंगा। हम किस बात से डरेंगे? हम जेनेटिक हंटर्स हैं, हम लड़ने आए हैं। क्या वाकई समय सही है? हम रेणुका नगर की रक्षा में शामिल नहीं थे, फिर भी भोज के लिए बुलाए गए। अब मौका है चमकने का। ये अतिरिक्त शिकारी जो खतरनाक परिस्थिति में रेणुका नगर आ गए थे, वे अब छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। जगतपाल का चेहरा गंभीर था। तुम सब रह सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूं तुम सचेत रहो। 7 सुरा राज्यों के मुकाबले तारामंडल का साम्राज्य एक बहुत बड़ा और ताकतवर दुश्मन होगा। तुम में से केवल 10 में से एक ही बच पाएगा। जगतपाल सर, हम लड़ने आए हैं, घूमने नहीं। हमने अपनी जान देने को तैयार कर लिया है ताकि नए भविष्य की रक्षा कर सकें। यहां कुछ दिनों से ही हैं, पर हर कोई इसे लड़ने योग्य समझता है। टीम जेनिथ ने अकेले 7 सुरा राजाओं को हराया है। हमारी मदद से सुरा साम्राज्य को हराना भी संभव है। अगर हम हर बार खतरे से भागेंगे तो हम कैसे बढ़ेंगे? जगतपाल ने बड़ी प्रसन्नता से सभी को निहारते हुए कहा, मैं तुम सब पर गर्व करता हूं, सभी मानव शिकारी पर। हम अपने प्राणों की आहुति देकर रेणुका नगर की रक्षा करेंगे। मेरे डेविल सोल अभी भी गिल्ड में है। मुझे सुपीरियर ग्रेड लाइफ फॉर्म्स पकड़ने हैं।